नमस्कार, रेरा की पाठशाला में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम लगातार सीएनबीसी आवाज पर इस पूरे हफ्ते आपको बता रहे हैं कि रेरा से एक घर खरीदार के हक में किस तरीके से इजाफा हुआ है, किस तरीके से रेरा अब आपके हक को पुख्ता बनाने के लिए आ गया है। आज तक जो होता था कि आप घर लेने के बाद बहुत सालों तक परेशान रहते थे, किसी का पोजीशन लेट हो रहा है, कहीं पर चीजें बदल दी गई हैं, कहीं पर आपकी बिल्डिंग की क्वालिटी वैसी नहीं मिली है जैसी आपको बताई गई थी, और तमाम चीजों से परेशान होता था कंज्यूमर। लेकिन अब रेरा यानी कि रियल एस्टेट रेगुलेटर बन के आया कंज्यूमर की ताकत, और इसके जरिए घर खरीदार को मिलेगा अब अपने घर पर पूरा हक। और हमारी यही कोशिश कि हम आपको बता दें कि इस रेरा बिल में या इस रेरा कानून में आपके हक क्या हैं, ताकि आप कॉन्फिडेंट होकर घर खरीदने के लिए निकल सके। और आज रेरा की पाठशाला में हमारा टॉपिक है ब्रोकर। जी हां, न सिर्फ बिल्डर्स बल्कि अब घर बेचने वाले ब्रोकर्स भी इस कानून के दायरे में आएंगे। तो क्या होगा उनके लिए कानून, किस तरीके से उन्हें रजिस्टर कराना होगा, और ऐसे में आपके क्या हक बनते हैं, इस पर आज बातचीत होगी। हमारे साथ हैं जेएलएल रेजिडेंशियल के चेयरमैन अनुज पुरी साहब और इंटीग्रेट बिजनेस एडवाइजरी फाउंडर के सीईओ और रेरा एक्सपर्ट वेंकट राव साहब। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अनुज सर, आप एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं ब्रोकर्स, और आमतौर पे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, खासतौर पे बड़े शहरों में तो ब्रोकरों के बिना हमने देखा है कि प्रॉपर्टीज बिकती ही नहीं है। सो अब इनको एम्बिट में लाना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इनके लिए किस तरह का फ्रेमवर्क रखा गया है? क्या दे आर इक्वली लायबल एज बिल्डर या कुछ अलग नियम है? तो बड़ा अच्छा पॉइंट आपने बोला है कि जो इंटरमीडियरी है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप देखें फाइनेंशियल जितने इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उधर इंटरमीडियरी जो है वो गवर्नड होता था सेबी से जी, एंड उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता था। अगर वो मिस सेल कर रहा है या कोई मिसकंडक्ट है तो सेबी बड़ी हेविली आता था उसके अंदर। ये एक रियल एस्टेट एक ऐसा फाइनेंशियल प्रोडक्ट था जो इतना एक्सपेंसिव था, बट इसके अंदर ना तो जो डेवलपर था उसके ऊपर कोई रेगुलेशन थी, ना ही इंटरमीडियरी के ऊपर रेगुलेशन थी। एंड इंटरमीडियरी जाके कैसे भी वो बेच देता था, एंड यूजर को, इन्वेस्टर को कहानी कुछ सुना देता था। कई बारी तो डेवलपर का ही वो माउथपीस बन जाता था, कई बारी अपने मनगढ़ंत ही कहानी सुनाने लग जाता था, बिकॉज डील क्लोज करनी होती थी उसको वहां पे। सो यही रेरा के अंदर उन्होंने रेगुलेटर ने किया है कि इंश्योर किया कि जो इंटरमीडियरी है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बने, उसकी भी अकाउंटेबिलिटी बने, उसके भी, जैसे हम ये शो में जाएंगे, उसके ऊपर भी प्यूनिटिव डैमेजेस हों, ना केवल इकोनॉमिक डैमेजेस, फाइनेंशियल डैमेजेस, बट क्रिमिनल डैमेजेस इंक्लूडिंग इम्प्रिजनमेंट उसके अंदर। तो बड़ा ही ओनरस करके इन्होंने रेरा में ब्रोकर का जो रोल है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत ओनरस बना दी है। राइट वेंकट राव साहब, तो अब अगेन जो हम बात 2 दिन से कर रहे हैं कि ये हर स्टेट का अपना नियम आ रहा है। जैसे हमने देखा कि जो डेवलपर्स के लिए भी नियम आए हैं उसमें थोड़ा थोड़ा अंतर है स्टेट वाइज। क्या ब्रोकर्स के लिए जो नियम बनाए हैं उसमें भी ये अंतर हमें दिखाई दे रहा है, या उनके लिए वो नियम लगभग एक जैसे ही हैं? बीबी जी, काफी हद तक सिमिलर है नियम, बल्कि महाराष्ट्र रेरा में देखेंगे थोड़ा सा वो एक स्टेप आगे बढ़े हैं। मतलब क्रिमिनल और सिविल लायबिलिटी, आई मीन कोई लीगल इश्यूज हों उस ब्रोकर के, वो पर्टिकुलर्स भी देना है। बाकी होल सम में देखेंगे तो वही कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करने हैं रजिस्ट्रेशन पर्पसेस के लिए, आधार और सारे अपने इंडिविजुअल और एंटरप्राइज के आपको डिटेल्स प्रोवाइड करने हैं, और बाकी सारे अपने बुक्स वगैरह मेंटेन करने हैं। ये स्टैंडर्ड एक उन्होंने कोशिश रखी है इंफॉर्मेशन रहने की। राइट तो मुझे ये बताइए कि जो प्यूनिटिव क्लॉजेस भी हैं तो उनके लिए किस प्रकार की पेनल्टी, मतलब जहां तक मुझे पता है कि 5% का इस तरह का, लेकिन 5% किस चीज का? क्योंकि प्रोजेक्ट कॉस्ट का 5% अगर उन पे लगाएंगे तो वो तो बहुत हेवी हो जाएगा, लेकिन क्या उन्होंने जो डील की है उस चीज का 5% कैसे कैलकुलेशन होगा? जी 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 जी, इसमें एक देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा मानना यह है कि ये जो सेगमेंट को लाया गया है, ये अनुज जी जैसे कह रहे थे, बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। अगर आप देखेंगे कि ये सेगमेंट एक कई बार एक मिस सेलिंग हो जाती थी, एडवर्टेंटली कहिए, इनएडवर्टेंटली कहिए, तो एक ऑनरस रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पे था, और अब काफी उसको एक्सटेंड किया गया है।
और अगर आप प्यूनिटिव की बात करें तो देखिए उन्होंने कर रखा है कि एक तो डे वाइज पेनल्टीज की बात करिए, कहीं 10,000 रुपए पर डे का, और अप टू अ मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ 5% ऑफ द अपार्टमेंट कॉस्ट, जो इनवेरिएबली विच इज द एवरेज रेट ऑफ ब्रोकरेज, वहां तक की उनपे पेनल्टीज की बात करी गई है। और अगर फर्दर अगर उसका ऑर्डर का उल्लंघन होता है, कुछ होता है, तो 1 साल तक की इम्प्रिजनमेंट तक की बात करी है। जी, मतलब चीजें या रूल्स काफी सख्त हैं, क्योंकि 5% काफी होता है और पर डे 10,000 रुपए भी काफी होता है, इम्प्रिजनमेंट की बात भी। तो आपको लगता है सर अनुज जी कि ये जितना सख्त बिल्डर्स के खिलाफ है, लगभग उसी लाइन पर ये ब्रोकरों पर भी रेरा सख्ती कर रहा है? 2-3 चीजें हैं विपिन इसके अंदर। एक तो बिल्कुल इसके अंदर सख्ती आ रही है, एंड आनी भी चाहिए। आप कुछ बेच रहे हैं, आप पैसा कमा रहे हैं, जिसको आप बेच रहे हैं उसकी तो लाइफ टाइम सेविंग है, राइट? इसके अंदर तो सख्ती आनी भी चाहिए उसके अंदर। सेकंड है कि जो ब्रोकर को बोल रहे हैं, आप प्लीज पढ़िए, प्रोजेक्ट को समझिए जो आप बेचना चाहते हैं। प्रोजेक्ट की वेबसाइट पे आपका नाम होना चाहिए, ये नहीं कि आप किसी का भी प्रोजेक्ट बेचते हैं। अभी तक क्या होता था, अभी तक हम जितने भी ब्रोकर्स थे वो करते थे स्प्रे एंड प्रे कि भाई स्प्रे कर दो सबको, पूरे मार्केट को, कोई आ जाए इसमें से तो अपना हो जाएगा। अब वो बंद हो जाएगा विपिन उसके अंदर, बिकॉज अब वेबसाइट जिसकी जो प्रोडक्ट है उसकी वेबसाइट पे ब्रोकर लिस्टेड होना चाहिए, ब्रोकर का लाइसेंस नंबर होना चाहिए, सारी डिटेल्स उसके अंदर होनी चाहिए। अगर वो लिस्टेड नहीं है तो वो प्रोडक्ट ही नहीं बेच सकता। ओके, अब वो लिस्टेड हो गया उस प्रोडक्ट को, तो उस प्रोडक्ट को उसको पूरी अच्छी तरह से समझना है, एंड समझ के फिर जो है उसको बायर जो है उसको बेचना है। और कोई मिसरिप्रेजेंटेशन उसके बीच में हुई तो 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, या अपार्टमेंट है या हाउस है या लैंड है, जिसका भी जो भी आपके है वहां पे, उसके हिसाब से, एंड इट कैन गो अप टू 1 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। ऑब्वियसली उसके बाद लाइसेंस वगैरह सब कैंसिल होगा। तो मेरे को ऐसे लगता है जो पार्ट टाइम ब्रोकर्स है वो इस टाइम पे बोलेंगे कि नहीं ये बहुत ज्यादा ओनरस हो रहा है। आज की डेट पे क्या था, कोई भी कर लेता था, पान वाला भी था, दूध वाला भी था, साइकिल पंक्चर रिपेयर करने वाला भी था, वो भी सब ब्रोकर बने हुए थे उसके अंदर। अभी सब बोलेंगे कि नहीं ये मुश्किल है। पहली बात तो ऑनलाइन रजिस्टर करना ही बड़ा मुश्किल है। सेकेंड इसके जो डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो बड़े सारों के पास नहीं होंगे देने के लिए। थर्ड, जब वो ये शुरू करेंगे काम, वो बोलेंगे कि नहीं इसके अंदर या तो पूरी सीरियसनेस से करना पड़ेगा, या फिर हम वापस जाके जो अपना ओरिजिनल काम था वही काम करते हैं। मतलब यहां पर भी मार्केट क्लीन होगा, जैसे हम कह रहे हैं कि फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर अब गायब हो जाएंगे रेरा आने के बाद, उसी तरह जो पार्ट टाइम ब्रोकर्स थे, जो कोई भी ब्रोकर बन जाते थे या फिर आधी कचरी डील्स कराते थे, वो लोग भी अब मार्केट से साफ। मेरा एस्टिमेट है इंडिया के अंदर 4 लाख ब्रोकर है, एस्टिमेट है 4 लाख ब्रोकर। मेरे हिसाब से 85% आप देखोगे इसमें से निकल जाएंगे। ओके, इतनी कंसोलिडेशन आएगी, 85% निकल जाएंगे। वो 85% ऐसे नहीं होंगे कि अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, वो 85% जो थे अपॉर्चुनिस्टिक थे, अपना कुछ और भी काम करते थे और ये भी साथ में करते थे, इंश्योरेंस भी बेचते थे, रियल एस्टेट भी साथ में बेचते थे, कुछ और भी करते थे, ये भी बेचते थे। वो अब क्लीन हो जाएगा। सो ये आप देखोगे अब जो बचेंगे, विच इज ऑल्सो क्वाइट अ लार्ज नंबर, 15% ऑफ 4,60,000 ब्रोकर फिर भी बहुत होता है जो लाइसेंस्ड होगा। आप देखोगे वो इंस्टीट्यूशनल, कॉर्पोरेट, एथिकल, तो पूरा जो पाइप है रियल एस्टेट की, राइट फ्रॉम द डेवलपर टू द इंटरमीडियरी टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो सारा का सारा बायर के लिए अब पूरी अलाइनमेंट से काम करेगा। राइट, चलिए तो कुछ ब्रोकर्स से हमने इसी संबंध में बात भी की है, आपको सुनाते हैं मुंबई के ब्रोकर्स का इस पूरे मामले पर क्या कहना, रेरा आने के बाद अब वो आगे किस तरह से देख रहे हैं। इवन दूध वाला भी आजकल ब्रोकर बन गया है, वो पूरे सारे सिस्टम से एलिमिनेट हो जाएंगे। जो डेवलपर्स एथिकल नहीं है, जो डेवलपर्स की डिलीवरी कैपेबिलिटीज नहीं है, वो स्क्रूटिनाइज हो जाएंगे और नेचुरली एलिमिनेट होंगे, क्योंकि कोई ब्रोकर्स अभी चाहेगा नहीं कि वो उनके लिए कुछ भी काम करे। 1 रुपए के लिए मैं क्लाइंट का 100 रुपीज दाव पे लगाती हूँ। So that kind of a situation will not happen. हम पर भी लायबिलिटी आ सकती है अगर हम अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बेचे जिनकी कमेंसमेंट सर्टिफिकेट आई है, जिनकी ओसी नहीं आई है, और अगर हम मार्केट करें इन प्रोजेक्ट्स को, और तो उसमें हमें 4 बार सोचना पड़ेगा
बिल्डर्स की क्रेडिबिलिटी जो है वो बहुत ध्यान में रखकर हमें उस प्रोजेक्ट को मार्केट करना पड़ेगा। महाराष्ट्र में इस चीज की जरूरत काफी समय से थी एंड सारे जो ब्रोकर्स हैं, लार्जली ब्रोकिंग हैज बीन अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री, बट जो ब्रोकर धंधे को समझते हैं और व्यापार समझते हैं वो सब इस चीज को एक्नॉलेज करेंगे कि रेगा कंज्यूमर्स के लिए है, बिल्डर्स के लिए है और ब्रोकर्स के लिए भी है। राइट, तो यहां पर ब्रोकर्स में अब ये अवेयरनेस तो आ रही है कि आप अकाउंटेबिलिटी उनके ऊपर भी आएगी, वो साफ लग रहा था अनुज जी इसमें। वेंकट राव साहब, मुझे ये बताइए कि अभी हमने देखा कि जब रेरा आने वाला था, ये फिनोमेना महाराष्ट्र में भी था, दिल्ली में भी था, कुछ लोगों ने 1 तारीख से पहले धड़ाधड़ प्रोजेक्ट लॉन्च किए। हमने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखे और उनमें ब्रोकर भी इन्वॉल्व थे। तो देखिए, प्रोजेक्ट का तो जो होगा सो होगा, उनको रजिस्टर कराना होगा, लेकिन जो ब्रोकर्स इन्वॉल्व थे, आई डोंट थिंक उन्होंने कोई रजिस्ट्रेशन अभी कराया होगा। लेकिन क्या अब ग्राहक जाके उन ब्रोकर से पूछ सकते हैं कि आप अपना रेरा रजिस्ट्रेशन बताइए या एटलीस्ट अपना स्टेटस बताइए हमें? देखिए, आज जैसे 1 तारीख के बाद लागू हुआ है, तो 1 तारीख के बाद तो ये प्रोसेस इन द सेंस कि उनसे अब जो बाइंग होगी, सेलिंग होगी, उसमें तो नेचुरली ब्रोकर का अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह पूछ सकता है। उससे पहले के केसेस में मुझे डाउट लगता है। बाकी लेकिन ये बात तो जरूर है कि एक ऑनरस रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रोकर्स पे इसलिए कास्ट आउट की गई है कि भाई थ्रू आउट बुकिंग और सेल तक प्रोसेस में ब्रोकर जो है इन्वॉल्व रहेगा। तो नेचुरली काफी बुकिंग्स में जो कंटिन्यूअस सर्विसेज हैं और ये ट्रिब्यूनल और अथॉरिटी भी मॉनिटर करते रहेंगे, मेरा मानना ये है कि काफी टाइटन हो जाएगा सिचुएशन। ब्रोकर्स मिस सेलिंग नहीं कर पाएंगे और अगर जो कमिटमेंट्स उन्होंने करी है या जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ताकि मतलब जो इन्फॉर्मेशन अपने इन्वेस्टर्स को या अपने ग्राहक को देना है, वो उनको अपने बिल्डर से लाके देने का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है। राइट, चलिए, तो यहां पर एक बड़ा ओनस अब ब्रोकर्स के ऊपर आ गया। जैसा अनुज साहब भी कह रहे हैं कि इससे मार्केट क्लीन होगी। 85% तक ब्रोकर्स अब आउट हो जाएंगे। ऐसे ब्रोकर्स जो पार्ट टाइम में धंधा करते थे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी नहीं होती थी, सिर्फ अपने ब्रोकरेज से उन्हें मतलब होता था और परेशान होते थे घर खरीदार। तो हम यहां पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अब हमारे साथ जुड़ गए हमारे इस पूरी सीरीज में हमारे साथ जो थे हाउसिंग एक्सपर्ट रमेश प्रभु साहब भी, उनसे भी चर्चा होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। रियल एस्टेट रेगुलेटर आ गया देश में और हम चला रहे हैं रेरा की पाठशाला, ताकि आप समझे कि रियल एस्टेट रेगुलेटर के तहत आपके हक क्या हैं और उस हक से आप बने मजबूत, ताकि घर खरीदारी आपके लिए हो आसान और कोई आपसे ठगी ना कर सके। और आज जो फोकस है वो है ब्रोकर्स के ऊपर कि किस तरह से ब्रोकर एक अहम रोल प्ले करते थे, लेकिन शायद जिम्मेदारी नहीं निभाते थे, लेकिन अब वो भी रेरा के दायरे में आएंगे, शिकंजा उन पर भी होगा। रमेश प्रभु साहब, महाराष्ट्र रेरा कानून, क्योंकि हम आपसे काफी ज्यादा उसके बारे में बातचीत हमने की, तो महाराष्ट्र रेरा कानून ब्रोकर्स के लिए क्या फाइन लाइन देता है, क्या फाइन प्रिंट देता है? नहीं, महत्वपूर्ण यही है कि हर ब्रोकर को जो भी फ्लैट लॉन्च करेंगे या जो भी बेचेंगे उनको रेरा के अंदर रजिस्टर होना चाहिए, ये पहली बात है। दूसरा, जो भी बिल्डर है जो प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला है और जो ब्रोकर के पास बेचना चाहता है, वो हर ब्रोकर वो पहला रजिस्टर होना चाहिए और उसके बाद उनका वेबसाइट में भी उनका नाम दिखना चाहिए, ताकि यदि कोई बिल्डर मिस सेल करता है या गलत इंफॉर्मेशन देता है ग्राहक को, तो उसकी वजह से उसको कोई नुकसान होता है, तो ये वो बिल्डर भी उतना ही जिम्मेदारी होगा और ब्रोकर भी उतना ही जिम्मेदारी होगा। इस तरह से ब्रोकर के ऊपर एक लेकिन एक जो प्रश्न मैं ब्रेक से पहले मैंने बाकी मेहमानों से भी पूछा, वो ये कि अभी ठीक 1 तारीख के पहले भी बहुत सारे प्रोजेक्ट बाजार में आए। वो प्रोजेक्ट तो उस दायरे से आ जाएंगे कि उनके पास ओसी नहीं है, लेकिन वो ब्रोकर जो उन प्रोजेक्ट्स की सेलिंग में इन्वॉल्व थे, उनको आप कैसे लेकर आएंगे? क्या उसके बारे में कानून कुछ कहता है? नहीं, फिलहाल तो जो भी है प्रोस्पेक्टिव है, ये रिट्रोस्पेक्टिव नहीं है। यदि मान लीजिए वो मिस सेल हुआ है इसके पहले कोई भी ब्रोकर ने, तो वो तो कोई दायरे में नहीं थे, लेकिन जो प्रमोटर है वो तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का है, तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट होने की वजह से वो उसमें आएगा। वो मुझे लगा कि वो आएगा, प्रोजेक्ट तो ब्रोकर नहीं, ब्रोकर के लिए फिर भी ये थोड़ा लीवे हो जाता है। ब्रोकर तो आज से नया सरी से चालू हो जाएगा 1 मई 2017 पर, और ब्रोकर रीसेल में तो नहीं होगा, क्योंकि ब्रोकर रीसेल कोई भी पान बीड़ी वाला आज भी ब्रोकर बन सकता है, क्योंकि जो ब्रोकिंग करता है तो रजिस्टर्ड
प्रोजेक्ट को जो भी अपना रियल एस्टेट रेगुलेटरी के अंदर आता है उसको यदि मार्केटिंग करना है वो रजिस्टर्ड ब्रोकर होना चाहिए। आप कह रहे रीसेल में, लेकिन ये रीसेल में ऐसा कोई कानून फिलहाल कानून नहीं है, लेकिन आना चाहिए। क्यों अनुज जी, आप क्या कहेंगे? अच्छा, मेरे को ये था कि रीसेल के अंदर भी लाइसेंस्ड होना चाहिए ब्रोकर। मेरे को ये नहीं था कि रीसेल के अंदर लाइसेंस के बगैर ब्रोकर कर सकता है, हो सकता है ये हो, बट अल्टीमेटली विपिन आप देखेंगे सारे मैच्योर मार्केट्स के अंदर लाइसेंस ही करता है, चाहे वो रेंटिंग में हो, चाहे वो सेल में हो, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे वो सेकेंडरी हो सकता है ऐसे गवर्नमेंट का थॉट हो कि प्राइमरी शुरू करते हैं, क्योंकि प्राइमरी में ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। जी। और फिर उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा दो तीन चीजें होंगी। एक इसमें क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस डालते जाएंगे। मैंने ये देखा है बहुत सारी और इंडस्ट्रीज के अंदर, इंडिया के अंदर भी शुरू में पूरा खोल देते हैं, बाद में उसको थोड़ा 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 और बढ़ाते जाते हैं, फिर उसके बाद ये बोल देंगे सेकेंडरी में है, रेंटिंग में है, कमर्शियल में है। सो और इसका दायरा जो है वो बढ़ाते जाएंगे, रात दिन शुरू में एक इतना बड़ा ला दें कि इतनी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाए। जी हाँ, वो भी सरकार को ध्यान रखना होगा। वेंकट राव साहब कुछ पॉइंट जोड़ना चाह रहे हैं, मे भी थोड़ा क्लैरिफिकेशन इस पे दे। राव साहब क्या कह रहे हैं आप? देखिए, मेरा मानना यह है कि सेल वर्ड यूज किया गया है एट द टाइम ऑफ बुकिंग एंड एज वेल एज सेल, तो अभी जो इमीडिएटली लगता है सेल में इंक्लूड रीसेल ऑल्सो। सो मेरा मानना यह है कि इवन रीसेल ऑल्सो, अगर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ऑनगोइंग हो या मतलब जो प्रोजेक्ट चलता हो जिसमें अगर ब्रोकर ने सेल किया हो या रीसेल भी करना चाहता हो, अगर उसको फैसिलिटेट करता है तो मेरे ख्याल से मेरा मानना यह है कि वो भी इस दायरे के अंदर, कानून के अंदर आ जाना चाहिए। आपका शायद बोलना सही है, लेकिन ये जो रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 का जो जिक्र हम कर रहे हैं, ये जो रियल एस्टेट बना के जो प्रमोटर बेचता है उसकी बात चल रही है। यदि कोई रीसेल होती है तो उसका तो बिल्डिंग कंप्लीट है, सब कुछ है, तो उसमें नहीं आना चाहिए और उसमें कोई दायरा नहीं है, ऐसा मुझे नहीं। जी हाँ, जी राव साहब। नहीं, बिल्कुल प्रभु साहब आपकी बात ठीक है। हम उन्हीं की बात कर रहे हैं जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट डेफिनेशन के अंदर आते हैं। तो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जो रजिस्टर हो रहा है उसी की बात कर रहे हैं। तो उसमें अगर कोई सेल रीसेल चल रहा है, जैसे अनुज जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मतलब इंटरिम सेल्स की बात कर रहे हैं ये ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, सो ऑन सो फोर्थ। जैसे इन्वेस्टर होते हैं, वो आएगा, वो एनसीआर के अंदर इन्वेस्टर्स खरीद लेते हैं बल्क, उसका जब आप माल बेचोगे तब भी उसको लाइसेंस ब्रोकर वो आएगा, जो रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है वो आएगा। चलिए, तो ये बात यहां पर साफ हो जाती है कि रीसेल भी होगी, लेकिन वो रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट के अंदर ही होगी। चलिए, हम यहां लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आके इस चर्चा को कंक्लूड करेंगे। तो रेरा की पाठशाला में आज बात हो रही है कि कैसे रेरा के अंतर्गत अब ब्रोकर्स भी आएंगे, उनके लिए क्या नियम होंगे और वहां पर आपके हक क्या होंगे। तो बातचीत जारी, पूरा पैनल हमारे साथ। अनुज जी, एक बात ये कि जो बड़े ब्रोकरेज हाउस हैं, जेएलएल हो गए, नाइट फ्रैंक हो गए, कुशमैन हो गए, अभी तक तो डे टू डे में डायरेक्टली पब्लिक से इनकी डीलिंग नहीं, पर क्या इन पर भी रेरा के नियम वैसे ही लागू होंगे और अगर कहीं कोई चीज है तो उसी तरह से वो की जाएगी, आगे लेकर जाएंगे? बिल्कुल विपिन जी, इसमें दो चीजें हैं। एक तो जो अपनी कंपनीज का नाम लिया, ये लार्जली कमर्शियल में फोकस करती हैं, सो ये ऑफिस में फोकस करती हैं, ऑफिस में लीज में फोकस करती हैं, तो इतना दायरा नहीं लगेगा इनका रेरा का, बिकॉज इतना इनके ऊपर वो एप्लीकेबल नहीं है। पर फिर भी ये सारी कंपनीज जो हैं ये लाइसेंस लेंगी, इनका और भी बिजनेसेस हैं जो दायरे में आ जाएंगी, एंड जिसके अंदर इनको B2C का फोकस होगा। सो आप देखेंगे कि ऐसे ही इमर्जेंस होगी कॉर्पोरेटाइजेशन, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन रियल एस्टेट ब्रोकरेज की ही, जहां पे आप ऐसी कंपनीज को देखेंगे जो इमर्ज होकर आएंगी, जो प्योर रेजिडेंशियल करेंगी, बिकॉज ये अब अपॉर्चुनिटी है। जैसे बाहर के देशों में हम देखते हैं, मैच्योर मार्केट्स में देखते हैं, लाइसेंस ब्रोकर्स होते हैं, कम होते हैं एंड वो ठीक से सेल करते हैं। आज की डेट में वही अपॉर्चुनिटी आ जाएगी कि ये कॉर्पोरेट, इंस्टीट्यूशनल, रेजिडेंशियल रियल एस्टेट ब्रोकर्स आप देखेंगे बन जाएंगे। नीश प्लेयर्स भी रहेंगे जो ठीक ठीक से बेचेंगे, जो गलत से बेच रहे हैं वो निकल जाएंगे, जो ठीक से काम करना चाहते हैं और थोड़ा डरते हैं वो इन प्लेटफॉर्म्स पे आ जाएंगे, बिकॉज इन प्लेटफॉर्म्स पे प्लेटफॉर्म का लाइसेंस है, इंडिविजुअल का लाइसेंस नहीं है उसके अंदर। सो वो उसका बेनिफिट ले लेंगे, ट्रेनिंग का बेनिफिट ले लेंगे, प्रोटेक्शन हो जाएगी थोड़ी इनको कि भी कॉर्पोरेट का लाइसेंस है, एंड कॉर्पोरेट उसके अंदर इन्वेस्ट करेगा टू मेक श्योर जो भी ब्रोकर है वो ठीक से सेल करे। जैसे हमने अभी शुरू किया विपिन, उसके अंदर हमने मेक श्योर किया कि हमारा ब्रोकर जब बेच के आता है तो हम वो
वो इंक्वायरी को कॉल सेंटर में भेजते हैं, इंडिपेंडेंट कॉल सेंटर पे। वो कॉल सेंटर का एम्प्लॉय बायर को फोन करता है और बोलता है कि सर आपको हमारे ब्रोकर ने ये बेचा, स्विमिंग पूल नहीं है, इतना कार्पेट एरिया है, 2 ही कार पार्क है, ये आपका पेमेंट शेड्यूल है। अगर वो बायर बोलता है कि नहीं बॉस ये कुछ गड़बड़ है, तो वो वहीं पे कॉल सेंटर वाला मैनेजर को फोन कर देगा और बोलेगा बॉस सेल रोक दो, सेल नहीं है इसके अंदर, और वो रिकॉर्डेड हो जाती है। राइट, तो ट्रांसपेरेंसी आएगी इसके अंदर। अब जस्ट लास्ट वर्ड सर, मुझे बताएं रमेश जी कि अब जो शिकायत करने का मैकेनिज्म है जो हमने डिस्कस किया अभी तक बिल्डर के खिलाफ, क्या ब्रोकर्स में भी सेम वही मैकेनिज्म रहेगा? बिल्कुल वही है, जो कि यदि आपको लगता है कि मुझे कोई नुकसान हुआ है तो आप एजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास जा सकते हैं, जो कि कस्टमर का एक अधिकार है। एजुडिकेटिंग ऑफिसर मतलब एक जज होगा, तो एक ही आदमी का जज होगा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जज होगा, उसके पास आप जा सकते हैं। 60 दिन के अंदर वो निर्णय देगा। इसमें भी वही 60 दिन का डेडलाइन, 60 दिन का है। उसके बाद यदि आपको एजुडिकेटिंग ऑफिसर का अच्छा नहीं लगा तो आप एपीलेट अथॉरिटी के पास जा सकते हैं, उधर भी आपको 60 दिन के अंदर आपको जाना है और 60 दिन के अंदर वो निर्णय देंगे। उसके बाद ऑफकोर्स आपका हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तो है ही है। दूसरा जो है आप रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास भी जा सकते हैं। ये डैमेजेस के अलावा या कोई मिस सेलिंग के अलावा या डिले इन पोजीशन के अलावा कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन उसके कंपनी के अलावा आपको कोई शिकायत है तो आप रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास जा सकते हैं। उसके बाद ऑफकोर्स एपीलेट अथॉरिटी और इस तरह का है। सेम मैकेनिज्म है, इसमें भी आपको स्टेप बाय स्टेप इनकी शिकायत करनी और 60 दिन में आपकी सुनवाई और उसका निर्णय सुना बिल्कुल मिल जाएगा। राइट, चलिए तो आज की इस पूरी बातचीत में हम यही कंक्लूड कर सकते हैं कि अब जिस तरीके से रियल एस्टेट में डेवलपर को रेगुलेट किया जा रहा है, तो उसकी जो अगली कड़ी यानी कि जो ब्रोकर है उसको भी रेगुलेट करने की पूरी तैयारी यहां पर हो गई है। नियम कड़े हैं, सख्त नियम है। उम्मीद करते हैं कि इनका इम्प्लीमेंटेशन भी इतना ही सख्त होगा, लेकिन एक बातचीत जो पूरे उससे निकल कर आ रही कि ये सारी चीजें सिस्टम को क्लीन करने की तरफ और उसे काफी ऑर्गेनाइज करने की तरफ आगे बढ़ रही हैं, जिसमें सबसे ज्यादा फायदा आपका यानी घर खरीदार का होगा। तो इस चर्चा को आज यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।